Coagulants. The coagulants are the agents that helps in blood clotting, and it reduces the blood flow. The first is introduction of coagulants. Hemostasis, the process of arrest of blood loss and blood coagulation. तो हेमोस्टेसिस क्या है? ये एक प्रोसेस है जो कि ब्लड लॉस को अरेस्ट करता है. मीन्स अगर कोई पर्सन को कोई भी कंडीशन के कारण, कोई इंजरी के कारण या फिर अदर ब्लड डिसऑर्डर्स के कारण उनको अगर ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा है, हेमरेज ज़्यादा हो रहा है, तो उस प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए कोएगुलेंट्स यूज़ होते हैं. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज हेमोस्टेसिस. It involves complex interaction between injured vessel wall, platelets and coagulation factors. तो इसमें ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें वेसल वॉल, प्लेटलेट्स एंड कोएगुलेशन फैक्टर्स, ये सारी चीज़ क्या इंटरेक्ट होते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं. इट इज़ अ कैस्केडिंग सीरीज ऑफ प्रोटियोलाइटिक रिएक्शन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कोएगुलेशन. तो कैस्केडिंग सीरीज क्या है? ये एक कॉम्पोनेंट है जो कि सेम एक्शन करता है, हर जगह वो सेम एक्शन करता है. तो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन अबाउट द कोएगुलेंट्स. Here is the explanation about clotting factors. These are the proteins present in the plasma in the inactive form. तो कुछ clotting factors है जो कि हम आगे वाले slides में पढ़ेंगे. तो ये clotting factors को proteins भी कहा जाता है जो कि प्लाज्मा में present रहते हैं in inactive form. On partial proteolysis, they become active and activate the next factor. Proteolysis क्या है? It is the breakdown of protein. It is the breakdown of protein into smaller polypeptides या फिर अमाइनो एसिड्स. तो जब प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन होता है या फिर पर्सन को कभी ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगता है, तो ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स जो कि प्लाज्मा में इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है वो एक्टिव हो जाते हैं. There are 13 clotting factors present in plasma and tissues. तो कितने हैं टोटल clotting factors? There are 13 clotting factors present in the plasma. Deficiency of any of the factors leads to bleeding disorder. तो इनमें से कोई से भी अगर 13 clotting factors में से कोई से भी अगर clotting factor कम हो जाते हैं, डेफिशिएंट हो जाते हैं, तो ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर कॉज कर सकते हैं. Here are the factors, clotting factors. Factor 1, it is fibrinogen. Factor 2, prothrombin. Factor 3, thromboplastin. Factor 4, calcium. Factor 5, labile factors. Factor 6 does not exist. Factor 7, stabilize factor. Factor 8, anti-hemophilic factor A. Factor 9, anti-hemophilic factor B. Factor 10, Stewart power factor. Factor 11, anti-hemophilic factor C. Factor 12, Hagman factor, and last is the factor 13, fibrin stabilizing factor. So these are the clotting factors which are divided in the Roman numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13. This slide is not important. Next we will move towards coagulants. These are the substances which promote coagulation. तो coagulants जो है वो एक ऐसे सब्सटेंसेस है जो हम अभी क्लॉटिंग फैक्टर्स पे पढ़े हैं, तो वो कोएगुलेंट्स है जो कि कोएगुलेशन प्रोसेस में हेल्प करता है. तो कोएगुलेशन प्रोसेस क्या है? मतलब अगर कोई पर्सन को हैवी ब्लीडिंग हो रहा है तो उस ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए, अरेस्ट करने के लिए कोएगुलेंट्स यूज़ होते हैं. दे आर इंडिकेटेड इन हेमरेजिक स्टेट्स. तो ये कब यूज़ हो सकता है? हेमरेजिक स्टेट में. हेमरेज मीन्स हैवी ब्लीडिंग. फ्रेश होल ब्लड और प्लाज्मा provide all the factors needed for coagulation and are the best therapy. तो फ्रेश होल ब्लड और प्लाज्मा, कोई भी पर्सन को ब्लड लॉस हो रहा है तो वैसे पर्सन को आप होल ब्लड ट्रांसफ्यूशन कर सकते हैं, प्लाज्मा ट्रांसफ्यूशन कर सकते हैं जिसमें पूरे क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट रहते हैं. तो ये एक बेस्ट थेरेपी है टू कंट्रोल द हेमरेजिक स्टेट. ऑल्सो दे एक्ट इमीडिएटली, और ये बहुत फास्टली एक्ट करते हैं. Next other drugs are vitamin
के। तो हम यहाँ पढ़ेंगे फर्स्ट इज अदर ड्रग्स में विटामिन के। तो विटामिन के टाइप्स है K1 विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्लांट्स विच इज़ नोन एज फाइटोनाडियोन और फाइलोक्विनोन। K3 which is a synthetic product, it is further divided into fat soluble and water soluble. Under fat soluble it is manadione, acetaminophen, and water soluble manadione sodium bisulfate, manadione sodium diphosphate. नेक्स्ट आर द मिसलेनियस ड्रग्स। तो कोआगुलेशन फैक्टर्स जो है वो दो टाइप में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज अदर ड्रग, नेक्स्ट इज मिसलेनियस ड्रग। तो मिसलेनियस ड्रग्स के अंडर है फिब्रिनोजन, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, डेस्मोप्रेसिन, एड्रेनोक्रोम, मोनोसेमीकार्बाजोन, र्यूटिन एंड इथामसाइलेट। फर्स्ट इज विटामिन के। It is a fat soluble vitamin required for synthesis of clotting factors। जिससे पहले वाले स्लाइड्स में हमने देखा था कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स, 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स, तो उसके सिंथेसिस के लिए वी नीड विटामिन के। Dam 1928 found that bleeding disorder is stricken due to prothrombin deficiency could be corrected by a fat soluble fraction of hog liver। तो डैम जो थे 1929 ब्लीडिंग डिसऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने विटामिन के एज अ फैट सॉल्युबल विटामिन को ही उन्होंने चूज़ किया था टू कंट्रोल द ब्लीडिंग डिसऑर्डर। This factor was called coagulations vitamin. Soon its structure was worked out. A similar vitamin was isolated from alfalfa grass in 1939 and labeled vitamin K1। तो जो विटामिन K1 है वो कहाँ से आइसोलेटेड हुआ है? फ्रॉम अल्फाल्फा ग्रास इन 1931। एंड K2 विटामिन K2 जो है वो सार्डिन, सी फिश एंड मील से एक्सट्रैक्टेड हुआ है। नेक्स्ट इज K3, इट इज़ अ सिंथेटिक कंपाउंड विच हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड एंड लेबल्ड एज विटामिन K3। हियर इज़ द केमिस्ट्री एंड सोर्स। तो ये केमिकल स्ट्रक्चर में जो विटामिन के का जो स्ट्रक्चर है वो उसमें क्या क्या प्रेजेंट है। इट हैज़ अ बेसिक नैफ्थोक्विनोन स्ट्रक्चर विथ और विदाउट अ साइड चेन एट पोजीशन 3। तो ये यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिया है ये है आपके केमिकल स्ट्रक्चर है विटामिन के का। और इसका डाइटरी सोर्स कहाँ से आपको विटामिन के अवेलेबल हो सकता है? दैट इज़ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैबेज, स्पिनच, लीवर, चीज़ एक्सेट्रा। और इसका रेकमेंडेड डेली अलाउंसेस है 50 to 100 माइक्रोग्राम पर डे इज़ एस्टिमेटेड। नेक्स्ट एक्शन, हाउ द विटामिन के एक्ट्स। विटामिन के एक्ट एज ए को फैक्टर फॉर सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स, मेनली फैक्टर्स 2, 7, 9 एंड 10। तो विटामिन के जो है वो बेसिकली हर पूरे कोएगुलेशन फैक्टर्स को वो सिंथेसिस करता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स को सिंथेसिस करता है बेसिकली। लेकिन मेनली ये जो है बस 4 क्लॉटिंग फैक्टर्स में इफेक्ट होते हैं, ज़्यादा एक्ट करते हैं। दैट इज़ सेकेंड फैक्टर 7, फैक्टर 9 एंड फैक्टर 10। द प्रोसेस इन्वॉल्व इज नोन एज विटामिन के साइकिल। तो ये जो प्रोसेस इन्वॉल्व है ये विटामिन के साइकिल कहा जाता है। नेक्स्ट इज गामा कार्बोक्सिलाइजेशन। ये इसके एक्शन है। कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ विटामिन के इज अटैच टू द गामा पोजिशन ऑफ द ग्लूटामेट रेसिड्यूज ऑफ दिस प्रोटीन्स। तो ये एक ग्रुप है जो कि एक्ट करते हैं विटामिन के का स्ट्रक्चर जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप present रहता है। This also acts in controlling the bleeding. This potentiate them to bind calcium and to get bound to phospholipid surfaces. This is the vitamin K cycle जो कि कार्बोक्सिलाइजेशन है। This slide is not that much important for you, so we'll next move to the utilization. तो absorption, first is absorption। कहाँ पे होता है विटामिन के? फैट soluble forms through lymph and require bile salts for absorption। ये through lymph absorbed होते हैं। Next it also needs bile salts। Water soluble forms absorbed directly into portal blood। Vitamin K1 is absorbed actively while K2 and K3 are absorbed by simple diffusion। जो विटामिन K1 है वो एक्टिवली absorb होते हैं लेकिन K2 and K3 जो है वो सिंपल डिफ्यूशन होने के बाद ही वो एब्जॉर्ब होते हैं। नेक्स्ट स्टोरेज, ओनली टेम्पररली कंसनट्रेटेड इन लीवर। तो ये कुछ कहाँ पे स्टोर होता है? ये लीवर में स्टोर होने के चांसेस रहते हैं। एंड नो सिग्निफिकेंट स्टोर्स इन बॉडी। बस बहुत टेम्परेरली ही लीवर में ये स्टोर होते हैं, टेम्परेरली ही रहते हैं, वो परमानेंट नहीं रहता और इसके कोई स्टोरेज नहीं है बॉडी में।
नेक्स्ट एक्सक्रीशन मेटाबलाइज्ड इन लीवर बाय साइड चेन क्लीवेज। तो ये कहाँ पे मेटाबलाइजेशन होता है? इट इज़ मेटाबलाइज्ड इन द लीवर एंड एक्सक्रीटेड इन बाइल एंड यूरिन। नेक्स्ट डेफिशिएंसी, what can cause the vitamin K deficiency in your body? Occurs due to liver disease, obstructive jaundice, malabsorption, long-term antimicrobial therapy which alters intestinal flora। तो विटामिन के का डेफिशिएंसी कब हो सकता है? इससे पहले वाली स्लाइड में हमने देखा था कि स्टोरेज ऑफ विटामिन के, तो इट टेम्परली स्टोर्स इन दी लीवर। तो अगर लीवर का डिसीज हो गया है तो वो विटामिन के भी जितना टेम्परली वहाँ पे एब्जॉर्ब होता था वो भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। नेक्स्ट ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, अगर कोई पर्सन को जॉन्डिस हुआ है। माल एब्जॉर्प्शन, लॉन्ग टर्म एंटी माइक्रोबियल थेरेपी, अगर एंटी माइक्रोबियल थेरेपी चल रहा है, ड्रग्स चल रहे हैं, तो वैसे पर्सनस को भी विटामिन के डेफिशिएंसी हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डेफिशिएंट डाइट इज़ रेयरली रेस्पॉन्सिबल। अगर ऐसे डाइट ले रहे हैं जिसमें विटामिन के अवेलेबिलिटी नहीं है या फिर उसमें विटामिन के उसमें प्रेजेंट नहीं है, तो डेफिशिएंट डाइट भी रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं विटामिन के की डेफिशिएंसी के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन इज़ ब्लीडिंग टेंडेंसी ड्यू टू लो लेवल ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स इन ब्लड। तो कुछ पर्सनस में जेनेटिक भी रहते हैं, कुछ पर्सन में कुछ प्रॉब्लम्स के कारण क्लॉटिंग फैक्टर्स कम होते हैं, तो वो भी एक रीज़न है। नेक्स्ट हेमेचूरिया ऑकर्स फर्स्ट यूजुअली, तो हेमेचूरिया भी होने का चांसेस रहता है। हेमेचूरिया मीन्स ब्लड इन यूरिन। एंड नेक्स्ट इज अदर साइट्स ऑफ ब्लीडिंग इंक्लूड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, नोज, अंडर स्किन विच इज नोन एज इकाइमोसिस। तो दीज आर द डेफिशिएंसीज विच कैन कॉज विटामिन के डेफिशिएंसी। नेक्स्ट यूजेस, First, dietary deficiency of vitamin K, rare in adults, corrected by 5 to 10 mg per day orally parenterally। तो adults में अगर विटामिन के डेफिशिएंसी हो रही है तो वो 5 to 10 mg पर डे ओरली और पैरेंटरली ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रोलॉन्ग माइक्रोबियल थेरेपी, अगर उनको एंटी माइक्रोबियल थेरेपी चल रहा है तो सेम अबाव जैसे ऊपर देखिए अपन 5 to 10 mg अडल्ट को देते हैं, उतने ही एंटी माइक्रोबियल थेरेपी वाले पर्सन्स को भी दे सकते हैं। नेक्स्ट ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस और माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, अगर उनको जॉन्डिस हुआ है या फिर माल एब्जॉर्प्शन हो रहे हैं तो 10 mg IM पर डे और ओरली विथ बाइसॉल्ट्स दे सकते हैं। नेक्स्ट लीवर डिजीज, सिरोसिस, वायरल हेपेटाइटिस, रेस्पॉन्स पोरली ड्यू टू हेपेटोसेल्युलर डैमेज। तो अगर सिरोसिस हुआ है या फिर कुछ वायरल हेपेटाइटिस हुआ, लीवर डिसीज हुआ है, तो इनके हेपेटोसेल्युलर डैमेज के कारण इनको जो विटामिन के वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। सो दीज आर द यूजेस। नेक्स्ट न्यूबॉर्न, ऑल न्यूबॉर्न्स हैव लो लेवल्स ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो जितने भी न्यूबॉर्न्स रहते हैं इनके बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर्स जो रहते हैं वो लो लेवल में रहते हैं। तो विटामिन के 1 mg IM रिकमेंडेड रूटीनली। तो विटामिन के 1 mg जो रहता है IM न्यूबॉर्न को पहले ही दे दिया जाता है। नेक्स्ट मैनाडियन शुड नॉट बी यूज्ड फॉर दिस। तो मैनाडियन क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो न्यूबॉर्न्स को नहीं दिया जाता। नेक्स्ट ओवरडोज ऑफ ओरल एंटीकोएगुलेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेशन ऑफ विटामिन के, फाइनाटोइड इज द ड्रग ऑफ चॉइस। अगर ओवरडोज हो गया है एंटीकोएगुलेंट्स का तो आप फाइटोनाडियन जो ड्रग है वो आप एंटीकोएगुलेंट्स के अगेंस्ट में दे सकते हैं। हायर डोसेस प्रोड्यूस अनरेस्पॉन्सिवनेस टू ओरल एंटीकोएगुलेंट्स फॉर सेवरल डेज। तो हायर डोसेस जो है वो एंटीकोएगुलेंट्स में सेवरल डेज के लिए वर्कआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द टॉक्सिसिटी, रैपिड IV infusion of emulsified vitamin K produce flushing, breathlessness, chest constriction, fall in BP probably due to emulsion form। तो टॉक्सिसिटी कब हो सकते हैं? जब आप विटामिन के का इन्फ्यूशन लिमिट से ज़्यादा अगर इन्फ्यूशन किया जाता है तो तब पर्सन को टॉक्सिसिटी होते हैं। तो इसके सिम्टम्स आपको कैसे पता चलेंगे? फ्लशिंग होगा, ब्रेथलेसनेस होगा, चेस्ट कंस्ट्रिक्शन, BP डाउन हो जाएगा। तो दिस ऑल आर ड्यू टू इमल्शन फॉर्म। डेथ इज़ वेरी रेयर। मैनाडियन कॉजेज हेमोलाइसिस इन ए डोज डिपेंडेंट मैनर पेशेंट्स विद G6PD डेफिशिएंसी। तो जो G6PD डेफिशिएंसी को जो पर्सन्स में है होगा डेफिशिएंसी होगा तो उनके में जो ब्लड RBCs जो रहते हैं वो बहुत जल्दी
ब्रेक डाउन हो सकते हैं। मैनोडियन कॉज कर्निकटेरस इन न्यूबॉर्न, तो कर्निकटेरस इन न्यूबॉर्न, कर्निकटेरस मीन्स इट इज़ अ टाइप ऑफ ब्रेन डैमेज दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम हाई लेवल्स बिलीरुबिन्स इन बेबीज ब्लड। तो ये कंडीशन है जो कि न्यूबॉर्न्स में आप देख सकते हैं, इट इज़ अ ब्रेन डैमेज। तो ये मैनाडियन की ड्रग के कारण भी हो सकते हैं। नेक्स्ट अदर कोगुलेंट्स, टिल नाउ वी हैव सॉन दी अदर ड्रग्स, उसमें था विटामिन के। अब हम देखेंगे मिसलेनियस में जो फर्स्ट ड्रग अपन देखे हैं फिब्रिनोजेन। इट इज़ एम्प्लॉयड इन हीमोफीलिया, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन डेफिशिएंसी एंड एक्यूट फिब्रिनोजेनेमिक स्टेट्स। तो ये कब दिया जाता है फिब्रिनोजेन? हीमोफीलिया हुआ, हीमोफीलिया मीन्स हैवी ब्लीडिंग, तो हीमोफीलिया की कंडीशन में दे सकते हैं, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन डेफिशिएंसी में भी दे सकते हैं। नेक्स्ट एंटी फिब्रिनोजेनिक स्टेट्स एंड डोज इज 0.5 mg IV is infused. Next is anti-hemophilic factor, concentrated human anti-hemophilic globulin preparation indicated in hemophilia, AHG deficiency, high effective short acting। तो जिनके में AHG deficiencies रहेगा, हीमोफीलिया हुआ है, हैवी ब्लीडिंग हो रहा है, तो वैसे पर्सनस में फिब्रिनोजेन एंड एंटी हीमोफिलिक फैक्टर्स ड्रग्स देते हैं। Next is desmopressin. Desmopressin is it is also a kind of drug which is used as a clotting factor, coagulant, release factor 8 and non-vibrant factor from vascular endothelium, checks bleeding in hemophilia and non-vibrant disease। तो desmopressin क्या करते हैं, जो आप क्लॉटिंग फैक्टर्स में 8th फैक्टर जो है उसको वो एंडोथेलियम से रिलीज़ करवाता है। नेक्स्ट इज ऑल्सो चेक्स द हीमोफीलिया स्टेट, अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा है तो इस फैक्टर को वो रिलीज़ करवाता है। 8th फैक्टर रिलीज़ करने के बाद वहाँ पे कोएगुलेशन प्रोसेस होने लगते हैं। नेक्स्ट इज एड्रेनोक्रोम मोनोसेमी कार्बाजोन, इट रिड्यूस कैपिलरी फ्रेजिलिटी, कंट्रोल ओजिंग फ्रॉम रॉ सर्फेसेस एंड प्रिवेंट माइक्रोवेसल ब्लीडिंग। तो एड्रेनोक्रोम मोनोसेमी कार्बाजोन जो ड्रग है वो क्या करता है, कहीं पे भी अगर रॉ सर्फेसेस में स्किन में अगर थोड़े से भी स्क्रैचेस आ रहे हैं और वहाँ पे ओजिंग हो रहा है, ब्लड बार बार वहाँ पे निकल रहा है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए एड्रेनोक्रोम मोनोसेमी कार्बाजोन ड्रग दिए जाते हैं। एफिकेसी इज़ अनसर्टेन, एफिकेसी मतलब द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड और इंटेंडेड रिजल्ट, तो इसका जो रिजल्ट है वो अनसर्टेन है, सर्टेन नहीं है। एंड इट्स डोसेस इज 1 to 5 mg ओरल IM। नेक्स्ट ड्रग इज ड्यूटिन, इट इज़ अ प्लांट ग्लाइकोसाइड क्लेम टू रिड्यूस कैपिलरी ब्लीडिंग, तो जो कैपिलरीज ब्लीडिंग्स होते हैं तो उसको रिड्यूस करने के लिए रूटीन दिए जाते हैं। यूज्ड अलॉन्ग विद विटामिन सी विच इज़ बिलीव टू फैसिलिटेट इट्स एक्शन, तो जो रूटीन है वो सिंगल ड्रग नहीं दिए जाते, इट इज़ गिवन इन अ कॉम्बिनेशन विद विटामिन सी एंड इट्स डोज इज 60 mg BD और TDS ओरली, तो ये 2 times भी दे सकते हैं या फिर 3 times डेली दे सकते हैं ओरली। एंड इसका भी जो एफिकेसी है, इसका भी जो रिजल्ट रहता है वो भी अनसर्टेन है। नेक्स्ट इज इथामसाइलेट, इथामसाइलेट रिड्यूसेस कैपिलरी ब्लीडिंग व्हेन प्लेटलेट्स आर एडिक्वेट, तो इथामसाइलेट जो है वो भी कैपिलरी ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। यूज्ड इन प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैपिलरी ब्लीडिंग इन मेनोरेजिया, एपिस्टैक्सिस, मेलिना एक्सेट्रा। तो जैसे नोज ब्लीडिंग हो रहा है, मेनोरेजिया मीन्स हैवी पीरियड्स, मेलिना ब्लड इन द स्टूल, तो ये कंडीशंस हो रहे हैं, मतलब हैवी ब्लीडिंग, कोई भी डिजीज़ के कारण पर्सन के बॉडी से हैवी ब्लीडिंग हो रहा है तो उसमें भी इथामसाइलेट ड्रग्स यूज़ हो सकता है। इसके डोज है 250 to 500 mg TDS ओरली। नेक्स्ट इज लोकल हेमोस्टैटिक्स, तो ये जो लोकल हेमोस्टैटिक्स है, लोकल हेमोस्टैटिक्स मीन्स ये एक एजेंट्स है विच प्रोवाइड कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नल ब्लीडिंग, तो ये लोकली आप अप्लाई कर सकते हैं जो कि एक्सटर्नल ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, दिज आर द सब्सटेंसेस यूज टू कंट्रोल ब्लीडिंग फ्रॉम अ लोकल एंड अप्रोचेबल साइट, तो लोकल एरिया जहाँ पे स्किन वगैरह एरिया में, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो टू कंट्रोल द ब्लीडिंग। नेक्स्ट पर्टिकुलरली इफेक्टिव ऑन ऊजिंग सरफेसेस, एग्जाम्पल टूथ सॉकेट, अब्रेशंस एक्सेट्रा, तो ये ऊजिंग सरफेसेस में भी हेल्प हो सकती है। इससे पहले मैंने बताया था कि ऊजिंग क्या है, जहाँ पर रॉ सरफेसेस में थोड़े भी स्क्रैचेस आ जाते हैं और वहाँ से धीरे धीरे ब्लड बार बार निकल रहा है, तो उसको भी कंट्रोल करने की लोकल हेमोस्टैटिक्स यूज़ होते हैं। नेक्स्ट सब्सटेंसेस इंक्लूड फिब्रिन,
gelatin form, oxidized cellulose, thrombin, vasoconstrictors, astringents like tannic acid और metallic salts। तो ये सारे चीज़ है लोकल हेमोस्टैटिक्स। तो फर्स्ट इज फिब्रिन जो कि ह्यूमन प्लाज्मा है, ड्राइड एज शीट्स, ये शीट्स के फॉर्म में रहेगा। नेक्स्ट जेलेटिन फॉर्म जो कि फोम में रहेगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑक्सीडाइज्ड सेल्यूलोज, ऑक्सीडाइज्ड सेल्यूलोज जो है वो स्ट्रिप्स में रहते हैं जो टू कंट्रोल दी एक्सटर्नल ब्लीडिंग्स। थ्रोम्बिन, इट इज़ अ ड्राई पाउडर और फ्रेश सॉल्यूशन, जहाँ पे भी अगर ओजिंग हो रहा है या फिर एब्रेशंस कट हो गया है तो वहाँ पे भी ये पाउडर वहाँ पे डाल सकते हैं या फिर फ्रेश सॉल्यूशन बना के डाल सकते हैं ताकि टू कंट्रोल दी ब्लीडिंग। नेक्स्ट वैसोकंस्ट्रिक्शंस जो कि कॉज के साथ ये उसमें डिप करके यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एस्ट्रिंजेंट्स जो कि टैनिक एसिड एंड मेटालिक सॉल्ट्स है। दीज आर ऑल दी लोकल हेमोस्टैटिक्स विच आर यूज्ड इन कोएगुलेशन प्रोसेस। नेक्स्ट वी विल सी द स्क्लेरोसिंग एजेंट्स। स्क्लेरोसिंग क्या है? दीज आर द कंपाउंड्स विच कॉज एंडोथेलियल इंजुरी लीडिंग टू इन्फ्लामेशन। तो ये जो एजेंट्स है वो इन्फ्लामेशन हो रहा है, एंडोथेलियल इन्फ्लामेशन हो रहा है जिसके कारण ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको कंट्रोल करते हैं। दीज आर द इरिटेंट्स कॉज इन्फ्लामेशन, कोएगुलेशन एंड अल्टीमेटेड फिब्रोसिस। ये एजेंट्स जो कि इरिटेशन लाते हैं, इन्फ्लामेशन भी कॉज करते हैं, ठीक है, कोएगुलेशन में भी हेल्पफुल है। इंजेक्टेड इनटू हेमरॉइड्स एंड वेरिकोस वेन मास। अगर कोई पर्सन को हेमरॉइड्स हुआ है या फिर वेरिकोस वेन हुआ है तो वहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है टू कंट्रोल द ब्लीडिंग। यूज्ड ओनली फॉर लोकल इंजेक्शन एंड द सब्सटेंसेस इंक्लूड फिनॉल इन आलमंड ऑयल और पीनट ऑयल, इथानोल, अमाइन, sodium tetradecyl sulfate, polydocanol. So these are the sclerosing agents. Thank you.